हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल गुरुकुल वाले क्लासेस में। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारा ये टॉपिक राज्य, संघ और जनतंत्र गणतंत्र के इर्द गिर्द ही हमारी इस टॉपिक के विषय में वार्ता होगी। ठीक है। हमारे इंडिया में हम लोग आज़ादी के बाद अपने लीडर को चुनाव के द्वारा चुनते हैं, जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है और वही हमारे शासन व्यवस्था का मुखिया कहलाता है। बहुत सालों पहले, लगभग 2500 साल पहले, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ये लीडर तो होते नहीं थे, राजा महाराजा होते थे। तो तब के राजा महाराजा अपने राज्य का मुखिया कैसे चुनते थे? सबसे पहले वंशानुक्रम था। एक सिस्टम तो वंशानुक्रम ही था कि वंशानुक्रम में जो भी उनके वंश के लोग एलिजिबल होंगे, राजा बनने के योग्य होंगे, वही राजा बनेंगे। दूसरा तरीका ये था कि एक राजा किसी दूसरे राजा पे राज्य पे अधिकार कर ले, आक्रमण करके, कोई संधि करके, तो वो वहाँ का भी राजा बन जाता था। और फिर एक और व्यवस्था थी, अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था थी, जिससे कि कोई राजा अपने राज्य का विस्तार करता था। उसमें होता ये था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था और उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जितनी दूर तक जाता था, उस राजा का विस्तार भी उतनी दूर तक ही माना जाता था। मतलब उसकी जो बाउंड्री होती थी, घोड़ा ही निर्धारित करता था वो जितनी दूर तक जाता। और अगर किसी को ये चीज़ नापसंद होती, जैसे कि वो घोड़ा उसके राज्य से होते हुए चला जाएगा, तो वो राजा नहीं चाहता है, क्योंकि अगर चला गया तो वो उसका राज्य उसका हो जाएगा। अगर वो नहीं चाहता है कि इस घोड़े मेरे राज्य से जाए, तो उस घोड़े को रोक भी सकता है। पर उसकी शर्त ये थी कि अगर आप रोकेंगे तो आपको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है। तो सामान्यतः यही होता था कि जो राजा अधिक शक्तिशाली होता था, उस राजा से जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है, वही उस घोड़े को रोकता था। अन्यथा जितने भी कमजोर राजा थे, वो सारे राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते और अश्वमेध यज्ञ जो करा रहा है, और वो राजा उन लोगों को निमंत्रण देता था कि अपने अश्वमेध यज्ञ जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई। यहीं से निर्माण होता है, यहीं से उपज होती है जनपद और महाजनपद की। जब राजा का राज्य का विस्तार हुआ और टाइम हुआ, ये होता रहा, फिर टाइम के साथ ही उन चीज़ों को कहा जाने लगा, राज्यों को कहा जाने लगा जनपद और महाजनपद। जनपद मेन चीज स्टार्टिंग जनपद से हुई थी, जनपद कहा जाने लगा। बहुत सारे जनपद बने। बहुत सारे जनपद में कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे जिनको महाजनपद के नाम से जाना गया। महाजनपद, बहुत बड़े बड़े जनपद, जो जनपद तो सारे ही थे, पर बड़े जनपद, महत्वपूर्ण जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे कि आपका मगध हो गया, कौशाम्बी हो गया, आपका तक्षशिला हो गया, और भी बहुत सारे हैं। एक वज्ज नाम का जनपद है जो कि बिहार में है, जिसकी राजधानी वैशाली है। तो ये सारे महाजनपद थे। इन महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद मगध था, जिसकी राजधानी पहले तो बिहार की जो राजगृह होता था वही थी, और बाद में उसको बदल के पाटलिपुत्र कर दी गई। आज का पटना, पाटलिपुत्र आज का पटना। तो जो मगध के दो सबसे शक्तिशाली राजा हुए, एक तो बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, बिंबसार, और दूसरा क्या था, अजातशत्रु। तो ये दो राजा बहुत शक्तिशाली हुए मगध के। और ये जो मगध महाजनपद था, ये बुद्धा और महावीर स्वामी के समकालीन का समय है, और ये समय 2500 साल पहले का है। तो ये मगध भी बिहार राज्य में पड़ता था और वज्जी भी बिहार राज्य में ही था।
आज के बिहार राज्य में ही था। तब का तो अलग अलग था, बट अभी का मैं बता रहा हूँ बिहार राज्य के ही था। दोनों महाजनपद अलग अलग थे और क्षेत्र एक ही था। तो मगध इतना शक्तिशाली राज्य था कि जो सिकंदर हुआ करता था मेसोपोटामिया का शासक, आप लोगों को पता है, विश्व विजेता की इच्छा रखने वाला, विश्व को जीतने के लिए उसने मिस्र को जीतते हुए उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतता हुआ हमारे इंडिया आ पहुंचा। इंडिया आने के बाद इसने मगध की तरफ कूच किया, मगध पे आक्रमण करने के लिए। तो उसकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मगध पे आक्रमण नहीं करेंगे। उसका एक रीजन था कि मगध के एक तरफ से जंगलात एरिया पड़ता था, जंगल ही जंगल थे। दूसरा बहुत बड़ा रीजन था कि मगध महाजनपद में सेना बहुत ही बड़ी थी, पैदल सेना बहुत बड़ी थी, हाथियों के सेना बहुत बड़ी थी, घुड़सवारों की सेना बहुत बड़ी थी। इस वजह से उन लोगों ने मना कर दिया मगध पे आक्रमण करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं वज्र महाजनपद पे। वज्र महाजनपद की बात हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि वज्र महाजनपद का जो शासन प्रणाली थी ये बिल्कुल अलग थी। उसी टाइम की बात है, 2500 साल पुरानी ही बात है। तो ये शासन प्रणाली वहाँ की अलग थी। कैसी थी? जनतंत्र थी, संघ की थी। मतलब वहाँ पे बहुत सारे राजा हुआ करते थे, जितने भी बहुत सारे राजा मिल के ही एक साथ अपना राज्य को चलाते थे। जितने भी सदस्य होंगे संघ के, वो सारे अपने आप को राजा मानते थे। जो भी प्रॉब्लम होती थी सारे सामूहिक रूप से निर्णय लेते, चाहे किसी पे आक्रमण करना है, किसी दूसरे राज्य पे, या फिर कोई मुसीबत आ गई उसका समाधान ढूंढना है, सारे पे एक यूनियन होती थी और उसी यूनियन के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाता था। मैंने बताया कि मगध की राजधानी आपकी होती पाटलिपुत्र और ये वज्र की राजधानी है वैशाली। वैशाली राजधानी थी। तो आप यहाँ से ये बात जान सकते हैं कि भारत में अगर सबसे पहले, या फिर ये कहा जा सकता है कि राजाओं महाराजाओं के वक्त में ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे संघ शासन प्रणाली थी, जनतंत्र शासन प्रणाली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वज्र। फिर हम लोग आ जाते हैं वर्ल्ड पे। अगर वर्ल्ड में हम लोग देखें कि वर्ल्ड में कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, तो हम लोग नाम लेंगे एथेंस का। एथेंस एक ऐसा 2300 साल पुरानी बात है। 2300 साल पुरानी बात में जो एथेंस था तो वहाँ पे ये संघ शासन प्रणाली थी, जनतांत्रिक शासन प्रणाली थी। वहाँ पे जो 40 साल से कम पुरुष थे उनको एक अपनी नागरिकता दी गई, जो कि एक शर्त थी कि वो गुलाम नहीं होंगे, और 40 साल से कम है तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, एथेंस के नागरिक कहलाएंगे। महिलाओं का ये अधिकार नहीं था, पर महिलाओं के पास ये नागरिकता नहीं होती थी। वहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी संघ की थी, मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व करते थे। जरूरी चीज़ों पे यूनियन बुलाई जाती थी और डिसीजन लिया जाता था। साल में 40 बार यूनियन बुलाई ही जाती थी, जरूरत पड़े या ना पड़े, वार्ता के लिए कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ से इस डिस्कस से आप लोग ये जान पाए होंगे कि
राजा महाराजा अपने राज्य का विस्तार कैसे करते थे। अश्वमेध यज्ञ और इंडिया में संघ शासन प्रणाली कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और वर्ल्ड में भी कहाँ से हुई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और फिर बाद में हम लोग और मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। आप लोगों की शिकायत रहती है कि शिकायत नहीं, मैं भी जानता हूँ कि